जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? लॉ गेट के हवाले से जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसी सेशन का दूसरा लेक्चर है सिविल प्रोसीजर कोड का। तो कल जो है हमने सीपीसी में इसका सेक्शन 1 जिसमें इसका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट की थी जिसमें हमने डिग्री इसकी दो किस्में, फाइनल एंड प्रिलिमिनरी, और उसके बाद ऑर्डर, और उसके बाद जजमेंट, और उसके बाद डिक्री होल्डर, और जजमेंट डेप्टर। ये 3 से 4 चीज़ें जो थी हमने कल डिस्कस की हैं। तो आज उसी सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन क्लॉज है उसी को ही हम फर्दर ऑन मूव करेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला जो डेफिनेशन क्लॉज का पोर्शन है वो है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट ये है सबसेक्शन 5, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। पहले तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि द वर्ड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कोर्ट इज डिफाइंड इन सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। और कभी कभी इसका जो डेफिनेशन है वो पूछा जाता है द कोर्ट्स which are situated beyond the limits of पाकिस्तान। वो अदालतें जो पाकिस्तान के अहाते से बाहर बनाई गई हों, पाकिस्तान के अहाते से दूर बनाई गई हों, जो पाकिस्तान की यूरिसडिक्शन में ना फॉल करती हों, तो उनको कहते हैं हम क्या, फॉरेन कोर्ट्स। उसके बाद होते हैं फॉरेन जजमेंट्स। The judgments which are given by the judgments which are pronounced by foreign court is called foreign judgments। तो ये सेम चीजें हैं, सेम टर्म्स हैं, और ये है सबसेक्शन 6। बस कभी कभी ना इनका सबसेक्शन जस्ट सबसेक्शन ही पूछा जाता है, और कभी कभी जो है ना एमसीक्यूज की फॉर्म में इसकी जो डेफिनेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। और उसके बाद है गवर्नमेंट प्लीडर, नहीं पूछी जाती। और उसके बाद है आपका जज। आपका जो वर्ड जज है इसको डिफरेंट लॉज में डिफरेंट बेस के साथ जो है ना डिफाइन किया गया है। जैसे कि कल हमने कानून शहादत ऑर्डर में पढ़ा था, तो वहाँ पे कोर्ट की सेंस में इस जज को डिफाइन किया था क्या, कि ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक द एविडेंस। अगर आप पीपीसी में आप इसको पढ़ेंगे तो सेक्शन 19 में, पीपीसी के सेक्शन 19 में इनको एक अलग वे से डिफाइन किया गया है। अगर सीपीसी में आप देखेंगे तो ये है सबसेक्शन 7, बल्कि सबसेक्शन 8 जज। और क्यूएसओ आर्टिकल 2A में इसको एक अलग वे में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 19 ऑफ पीपीसी में आप इनको एक अलग वे से डिफाइन किया गया है। और सीपीसी में जो वर्ड जज है इसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, वो बंदा जो कोर्ट के चलाए, जो कोर्ट का हेड ऑफिसर होता है, तो उसको जो है ना जज कहते हैं एज पर सीपीसी। और पीपीसी में एक अलग वे से 3-4 वेज हैं जिसमें इसको डिफाइन किया गया है। क्यूएसओ में अलग वे से डिफाइन किया गया है, लेकिन जो सीपीसी में इसको डिफाइन किया गया है कि जो वर्ड जज है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है तो उसको कहते हैं।
और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में कभी कभी इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है ये पूछा जाता है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड डैश। तो ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब कभी भी आपने कोई भी सिविल सूट, सिविल नेचर का कोई भी केस दायर किया होगा, तो हमेशा उस सिविल सूट के साथ जो है ना लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स आपसे लिया जाता है। तो लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स इसीलिए लिया जाता है एहतियातन, अगर ये बंदा कल को फोत हो जाए या कल को कहीं और चला जाए तो इसकी जगह पे जो एक्ट करेगा उसी केस में, तो उनके जो है ना नाम होते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर्स में फ़र्क ये है कि लीगल हेयर्स जो है ना उसके सब कुछ के वारसान होते हैं, लेकिन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है कि ये लीगल हेयर हो भी सकता है और लीगल हेयर नहीं भी हो सकता। कभी कभी एक बाहर का बंदा आके एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक करता है, आपका वकील जो होता है ये भी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक करता है कि यहाँ पे वो बंदा, एनी पर्सन who represent the estate of a deceased person, of the deceased person, जो बंदा फौत हो गया है उसका जो पीछे तरका है उस तरके को जो बंदा जाहिर करे, उस तरके की जो रिप्रेजेंटेशन करे, तो उस बंदे को हम कहते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये लीगल हेयर हो भी सकता है और लीगल हेयर नहीं भी हो सकता। अगर लीगल हेयर है तो ये हो सकता है, अगर लीगल हेयर नहीं हो सकता तो वो कैसे है कि फॉर सपोज टू बी ए की प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को मोर्गेज की है, ए वफात पा गया है, सी आगे इसी प्रॉपर्टी पे क्या करता है, क्लेम करता है। तो ये मोर्गेज, ये इस टाइम जो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स हैं वो बी के हैं। तो यहाँ पे बी लीगल हेयर नहीं है ए का, लेकिन इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, ए की प्रॉपर्टी का। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो है लेकिन लीगल हेयर नहीं है। लीगल हेयर होने के लिए लाजिम नहीं है कि वो बंदा लीगल हेयर हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए लाजिम नहीं है कि वो बंदा लीगल हेयर हो। लीगल हेयर भी हो सकते हैं और कोई और बंदा भी हो सकता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, जहाँ से कोई लीगल हेयर जो है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और उसके बाद है यहाँ पे इसी डेफिनेशन में एक टर्म है इंटरमेडलर का। अगर आपने सीपीसी या सिविल लॉज की जो प्रैक्टिस है वो की होगी तो इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये टर्म जो है ना इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव में डिफाइंड है। तो ये एक अलग चीज़ है, इंटरप्लीडर सूट जो है ना वो एक अलग चीज़ है, और इंटरप्लीडर जो बंदा होता है वो एक अलग बंदा होता है। अभी इंटरमेडलर क्या है, ये एक ऐसा बंदा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और ये बी जो है ना इसी प्रॉपर्टी का मॉर्गेजर है, और ये सी जो है ना इसी प्रॉपर्टी पे आके क्लेम करता है। अब ये बंदा फोर्थ हो गया, ये बंदा इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सी इसके ऊपर क्लेमेंट है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी को, किसकी, ए की प्रॉपर्टी को, जो दरमियाना रोल अदा कर रहा है ए की प्रॉपर्टी और बी के साथ जो है ना सेटलमेंट के लिए जो दरमियाना रोल अख्तियार कर रहा है ये बी, इसको हम कहते हैं इंटरमेडलर। और अभी होता है एक और वर्ड होता है इंटरप्लीडर। इंटरप्लीडर सूट्स के बारे में तो आपने सुना होगा। इंटरप्लीडर सूट्स होते हैं कि फॉर सपोज टू, ये एक गाड़ी है, एक कार है, ये मुश्तरका, इसके दो ओनर्स हैं ए एंड बी। ये इसके दो ओनर्स हैं, 50 लाख में ये एक कार डी आके इन दोनों से खरीदता है। डी ने 10 लाख जो है ना इन दोनों को एडवांस दे दिए, ये मुश्तरका ओनर है इस गाड़ी के। और डी कहता है कि भाई इसके जो 40 लाख हैं वो अगले 6 माह के बाद ना मैं आपको पे करूंगा। जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट का टाइम हो आ जाता है, तो डी अपनी तरफ से रेडी होता है बाकी के 40 लाख देने के लिए। लेकिन ए जो है ना डी को कॉल करता है कि भाई बी के साथ मेरी सेटलमेंट होगी, आपके पास जो हमारी बकाया जात रकम है वो आप मुझे दे दें, बी को आपने नहीं देना।
चलो ये कहता है ठीक है, और फिर ए के बाद बी जो है ना फिर से डी के पास आता है कि भाई हमारी आपस में सेटलमेंट हो गई है कि आपने ए को रकम नहीं देनी, ये वाली रकम आपने मुझे देनी है। अब डी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, डी तो तैयार है रकम देने के लिए, ए भी क्लेम कर रहा है बी भी क्लेम कर रहा है, हालांकि पता ये है कि दोनों मुश्तरका है। तो डी जो है ना कोर्ट में जाके इंटरप्लीडर सूट दायर करता है, वहां पे डी का अपना कोई भी क्लेम नहीं होता। ये कोर्ट के इस बात की एक्सप्लेनेशन देता है कि जज साहब मैं वो रकम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आपस में डिसाइड करने को तैयार नहीं है, वही दोनों मुश्तरका ऑनर थे कि मैंने रकम देनी किसको है। तो कोर्ट जो है ना उसके बाद उसी उन दोनों के मसले को सेटल करके उनमें ना वही रकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये बंदा होता है क्या, इंटरप्लीडर, और इस सूट को कहते हैं इंटरप्लीडिंग सूट, जिसमें इसका कोई भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, ये किसी भी चीज का कोई क्लेम नहीं कर सकता सवाए द कॉस्ट ऑफ सूट्स, जो अखराजात होते हैं उस केस के ऊपर। तो ये था लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद है मेंस प्रॉफिट, मेंस ने प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं। मींस प्रॉफिट, जिसको कॉमनली आप मेंस ने प्रॉफिट कहते हैं। ये ए है किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है, और बी क्या करता है, इस ए की प्रॉपर्टी पे क्या करता है, कॉर्बेज हो जाता है रॉन्गफुली, ये रॉन्गफुली पोजीशन में आ जाता है। ए की प्रॉपर्टी है, बी ने रॉन्गफुली वो प्रॉपर्टी गेन की, वो प्रॉपर्टी अपने पास रखी 10 साल 15 साल 20 साल। ए जाके सूट दायर करता है किसके खिलाफ, बी के खिलाफ, फॉर द रिटर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके साथ साथ जो है ना जो बेनिफिट्स बी ने वहां से लिए उसका भी कोई क्लेम कर देता है। तो एट द एंड 15 साल 20 साल के बाद जब वो केस डिसाइड होता है और पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी बी की पोजीशन में है ये ए की है, तो कोर्ट ऑर्डर करता है सबसे पहले कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये रिटर्न की जाए, वापस की जाए बी ए को, जो उसका एक्चुअल ऑनर है। लेकिन बी ए कहता है कि सर 15 साल 20 साल इस बंदे ने इसी प्रॉपर्टी में रहा है, इसी प्रॉपर्टी से जो फायदे लिए हैं, तो वो जो फायदा लेता है इलीगली पोजीशन में, जो बेनिफिट्स हासिल करता है रॉन्गफुल पोजीशन में, उन उनके बदले में इन रिटर्न जो ए को दिया जाएगा, इसको कहते हैं क्या, मींस प्रॉफिट। द प्रॉफिट, those profits which a person in position in wrongful possession of a property actual received, कि वो प्रॉफिट्स जो रॉन्गफुल पोजीशन में बी ने गेन किए उसका जो हर्जाना है ये ए को देना है, इसको कहते हैं मींस प्रॉफिट। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर ए का कोई लगा हुआ है या किसी कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाई गई है, तो उस कंस्ट्रक्शन का जो रकम है वो हमेशा काटा जाएगा। जो भी मतलब 15 साल का 15 लाख रेंट बनता है, लेकिन 5 लाख जो है ना बी में उसने उसमें इन्वेस्ट किया है या कोई कंस्ट्रक्शन की है, या उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें कोई मॉडिफिकेशन लाई है, तो वो जो रकम है वो उनसे काटी जाएगी। जो प्रॉफिट राउंडफुली किसी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन में आप गेन करते हैं तो उसको जो है ना मेस ने प्रॉफिट कही जाती है या मींस प्रॉफिट की जाती है। उसके बाद है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सेक्शन 22 पीपीसी इनको अलग से डिफाइन करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस मूवेबल प्रॉपर्टी को अलग से डिफाइन करता है, और जो सीपीसी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को कुछ अलग से डिफाइन करता है। इन तीनों लॉज में डिफरेंटली मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है एज पर सिविल प्रोसीजर कोड। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, ये जस्ट एज इट इज आपसे जो है ना एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाएगा। द ग्रोइंग क्रॉप्स आर इंक्लूडेड crops. Growing crops are included in movable property, immovable property, both or none of these. तो इसमें जो है ना यही एमसीक्यूज बन सकता है।
और उसके बाद है आपका प्लीडर। कि आपके प्लीडर कौन होते हैं? एनी पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द मैटर ऑफ एनी अदर पर्सन बिफोर द कोर्ट। प्लीडर की डेफिनेशन है एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन द कोर्ट। कि वो बंदा जो किसी और के मसले को कोर्ट में रिप्रेजेंट करे तो उसको प्लीडर कहा जाता है। अब ये प्लीडर कौन कौन होते हैं? एन एडवोकेट, कामा वकील, कामा अटॉर्नी। तो आपसे यहाँ से जो आपका एमसीक्यूज पूछा जाता है, एन एडवोकेट, वकील, एन अटॉर्नी इज अ प्लीडर, या डैश इज अ प्लीडर, एन एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। और उसके बाद है पब्लिक ऑफिसर। ये सेक्शन 21 जो पीपीसी में डिफाइन किया गया है, उसमें एक मल्टीपल नंबर्स जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट इदारों के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स की लिस्ट दी गई है। तो ठीक इसी तरह सेक्शन 21 पीपीसी, वहां पे है पब्लिक सर्वेंट, वहां पे है पब्लिक सर्वेंट, लेकिन यहाँ पे है क्या? पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर। अब इसमें कौन कौन से शामिल हैं? एवरी पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एवरी पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एवरी कमीशन ऑफिसर, कमीशन और गजेटेड ऑफिसर ऑफ आर्मी, कॉमन नेवी, एयरफोर्स। हर वो बंदा जो सर्विस दे रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए, मतलब द पर्सन हु इज अथराइज्ड अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, तो वो इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। पहले पहले वो बंदा, ये भी पब्लिक ऑफिसर है। उसके बाद है एवरी कमीशन और गजेटेड ऑफिसर ऑफ नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। तो ये भी इंक्लूड करता है कहाँ पे? पब्लिक ऑफिसर में। उसके बाद है एवरी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय virtue empowered to keep to to place or keep any person to, to place or keep any person in confinement। आपको कैद करने वाला जो इदारा है वो है पुलिस। तो आपकी ये पुलिस है, ये भी फॉल करती है पब्लिक ऑफिसर में। उसके बाद आपकी रेवेन्यू, रेवेन्यू के जो ऑफिसर हैं वो भी फॉल करते हैं कहाँ पे? पब्लिक ऑफिसर में। तो ये तीन चार चीजें हैं। ये एमसीक्यूज यहाँ से ऐसे बन सकता है कि डैश इज अ पब्लिक ऑफिसर। ऑप्शन ए एवरी पर्सन हु इज इन सर्विस, ऑप्शन बी एवरी कमीशन ऑफिसर, ऑप्शन थ्री एनी पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन डी जो है ना रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये सारी लिस्ट बनी होगी, इसमें ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये था डेफिनेशन क्लास सीपीसी के बारे में। और उसके बाद अभी हम जो मूव ऑन करेंगे वो है सेक्शन 3, सबऑर्डिनेट कोर्स। सबऑर्डिनेट कोर्स, ये जो आपके लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहते हैं, ये सारी जो है ना आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, all those courts which are subordinate to high court,
मतलब जो भी सिविल कोर्ट्स हैं आपके, कमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं आपके, तो ये दोनों चीजें फॉल करती हैं कहाँ पे, एज पर सीपीसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। ऑल दोस कोर्ट्स व्हिच आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट। वो कोर्ट्स जो मातहत होते हैं किसी के हाई कोर्ट के, तो उन कोर्ट्स को कहते हैं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट एज पर सेक्शन 3। और उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वो हैं कौन कौन सी, जो सिविल कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मतलब सिविल कॉज ऑफ नेचर की जो केसेस सुन सकते हैं, तो एज पर सीपीसी उनको जो है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा गया। उसके बाद है सेक्शन 4 7 क्लॉज। ये जनरली एक बात को समझ लें, कभी कभी ना ऐसे ऐसे टर्म्स आपको मिलते हैं जो बिल्कुल आपको ना नॉट विथ स्टैंडिंग बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं, जिसमें नॉट विद स्टैंडिंग और सेविंग समथिंग, मतलब ऐसे ही टर्म्स होते हैं। तो सेविंग क्लॉज या जो सेविंग है, सेक्शन 4, सेविंग का यहाँ पे मकसद ये है कि जब एक लॉ, जब कोई कानून अपने ऊपर या अपने आप से बढ़ के किसी और कानून को इफेक्ट दे, अपने आप को इंफीरियर रख के किसी और कानून को अपने आप पे सुपीरियरिटी दे, तो उसको कहते हैं कि सेविंग। एक कानून है अपने आप को इंफीरियर रखता है किसी और कानून को अपनी जगह पे जो इफेक्ट दे, जो अपने पावर्स है वो किसी और को दे दे, तो उसको क्या कहते हैं हम, सेविंग क्लॉज। और उसके बाद है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जनरली एक ही बात की गई है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स, तो रेवेन्यू कोर्ट्स, तो हमारे पास रेवेन्यू के लिए हमेशा पूरे पूरे जो लॉज हैं वो अलग अलग से दिए गए हैं। तो जो सीपीसी है ये वाजे तौर पे खुद को बाहर कर रही है कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड इज नॉट एप्लीकेबल। क्या है? नॉट एप्लीकेबल। सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है रेवेन्यू कोर्ट्स पे। और सेक्शन 6 है आपकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस। सेक्शन 6 पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं किसी मालियाती हद को, एक जो हमारे पास कोर्ट्स हैं उनको ना लिमिटेड अथॉरिटी की दी गई है कि भाई फलां कोर्ट फलां किस्म के मसले सुनेगा, लेकिन अगर उस मसलों का जो मालियाती हद है, जो कीमत बनती है, अगर इतने हद तक है, 5 लाख तक भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन सकती है, 10 लाख तक आपका जो हाई कोर्ट है वो सुन सकती है। तो इसके लिए इसी तरह ना एक मखसूस जो लिमिट है ना, वो लिमिट दी गई है अमाउंट के हिसाब से। तो आपके जो इंटीरियर सिंध में है उसके पास जो सीनियर सिविल जज है उसके पास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, मतलब किसी भी दर्जे का किसी भी अमाउंट का केस वो सुन सकता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। लेकिन कराची में 25 lakhs, मतलब 2.5 million, ये इस हद तक की अमाउंट का जो केस होगा इसको डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा, इसको डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। अगर इस हद को क्रॉस करके कोई भी ऐसा केस आ जाता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। तो पेक्यूनियरी कहते हैं अमाउंट को, या मालियाती जो हद है कि भाई 5 लाख तक के जो केसेस हैं उनको सिविल जज सुनेगा, 10 लाख तक के जो केसेस हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा, 10 लाख से ज्यादा के जो केसेस होंगे उनको ट्रांसफर किया जाएगा किसके पास, हाई कोर्ट के पास। तो अभी एक्चुअल जो जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज, और अक्सर हम केस जो फाइल करते हैं सिविल नेचर को हमेशा सीनियर सिविल जज के पास करते हैं। तो जो सीनियर सिविल जज है और डिस्ट्रिक्ट जज है इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, स्पेशली कराची के बाद वाले जो रीजन है सिंध के, तो उनमें सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज के पास अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है कि किसी भी अमाउंट का कोई भी केस जो है ना, या तो सीनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज इनमें से कोई भी सुन सकता है। लेकिन कराची रीजन में ऐसे होता है कि 2.5 lakhs
मतलब 2.5 मिलियन मिलियन 25 लैक्स 25 लैक्स 2.5 मिलियन। अगर इतने हद तक का किसी नेचर का कोई केस है तो उसको जो है ना लोअर जुडिशरी मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट सुन सकते हैं। अगर इन लिमिट पिक्यूलियरी लिमिट को क्रॉस कर देता है तो उनको जो है ना हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद है सेक्शन 7। आपका जो सेक्शन 7 है ये है स्मॉल काज कोर्ट। सेक्शन 7 भी आपका ओमिटेड है और सेक्शन 8 भी आपका ओमिटेड है, ये भी रिपील हो गया है। और जो सेक्शन 8 है ये ओमिटेड है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशन क्लास देखी, उसके बाद जो है ना सेक्शन 3 को देखा जिसमें सबऑर्डिनेट फोर्स ने उनको डिफाइन किया। सेक्शन 4 में सेविंग क्लास को डिफाइन किया गया और सेक्शन 5 में जो रेवेन्यू के ऊपर एप्लीकेबिलिटी थी या नहीं थी तो उसके ऊपर हमने देखा है। उसके बाद जो सेक्शन 6 था उसमें हमने जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो थी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और सेक्शन 7 और सेक्शन 8, सेक्शन 7 जो स्मॉल क्लास कोर्ट्स हैं इनके लिए अलग से कोर्ट बनाई गई हैं, इसको रिपील किया गया है। और सेक्शन 8 जो है ना ये ओमिटेड है। और कल इंशाल्लाह सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 12 तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कल ओवरऑल जो है ना इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह।